हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें आज हम अस्तित्ववाद पर परिचर्चा करेंगे कि अस्तित्ववाद क्या है। इससे पहले मैंने एक अस्मिता का वीडियो अस्मिता का अर्थ एवं अवधारणा पर एक वीडियो हमारा आया है। तो अस्मिता में भी हम कुछ अस्तित्व की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूर्ण रूप से अस्तित्ववाद पर परिचर्चा करेंगे कि आखिर अस्तित्ववाद का जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है, इसके जनक कौन थे, ये विचार किसके मस्तिष्क में आया और कैसे क्या इस सिद्धांत में हमने कुछ अस्तित्व के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए देखते हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के जो प्रवर्तक हैं डेनिश विचारक सारन केरकेगार्ड थे, ठीक है। जर्मनी के विद्वान नीत्शे, हेडेगर, जैस्पर्स तथा फ्रांस के विचारक गोत्रियल मार्शल और जयापाल सार्त्र, अल्बर्ट कामू आदि अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक रहे हैं। अस्तित्ववादी विचारक ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख होता है, ठीक है। वो क्या मानते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व जो होता है वो सबसे प्रमुख होता है। उसके जो विचार हैं, भावनाएं हैं, जो भी हैं वो सब उसके अंतर्गत क्या आते हैं, गुण आते हैं, ठीक है। अस्तित्ववाद मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। अस्तित्ववाद का मूल शब्द, अस्तित्ववाद का मूल जो शब्द है वो अस्ति, जो कि संस्कृत के शब्द अस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना, ठीक है। अतः अस्तित्ववाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न या प्रयास करता है, ठीक है। जो उसका दार्शनिक दृष्टिकोण है उसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। अब जयापाल सार्त्र के अनुसार हम देखते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो वह संभवतः मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता, ठीक है। सार्त्र का दावा है कि ईश्वर नहीं है। देखिए यहाँ पर जो छात्र जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। अस्तित्ववादियों की धारणा है कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है। प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है, इसलिए किसी भी सिद्धांत को सार्वजनिक न माने। दूसरे शब्दों में अस्तित्ववाद यह मानते हैं, अस्तित्ववादी जो हैं वो ये भी मानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना सिद्धांत, हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना चाहिए, ठीक है। दूसरे के सिद्धांतों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हम कह देते हैं ना कि हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, हर व्यक्ति जो है अब सब अलग अलग सोचते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो ये सिद्धांत के विषय में जो अस्तित्ववादी हैं उनका भी यही कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, वो अलग होता है और उसके जो सिद्धांत होते हैं उसने दूसरे के सिद्धांतों को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार उसने अपने सिद्धांत स्वयं बनाने चाहिए, ऐसा अस्तित्ववादी मानते हैं। अस्तित्ववादी ये भी मानते हैं कि परिस्थितियाँ और भाग्य, कर्मफल जैसी कोई चीज़ नहीं है। अस्तित्ववादी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। अब देखिए यहाँ एक अस्तित्ववादी कवि की यदि हम बात करें तो अस्तित्ववादी कवि ऐसा मानता है कि जो परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, परिस्थितियाँ, भाग्य या हम जब कर्मफल की बात करते हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि संसार में ये चीज़ें है ही नहीं कहीं पर भी। और वो ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, ठीक है, कि मतलब जैसे वो कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। जितना अधिक कर्म या परिश्रम करता है उसको उतना ही अधिक उसका फल भी प्राप्त होता है, ऐसा अस्तित्ववादी मानते हैं। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मनुष्य जब तक मनुष्य है तब तक सुखी नहीं हो सकता। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए सभी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास निरर्थक हैं। और कहता है मनुष्य जब तक मनुष्य बना रहेगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं, कामनाएं जो हैं वो बढ़ती रहती हैं और मनुष्य पूरी उम्र जो है उनको पूरा करने के लिए लगा रहता है, तो वह सुखी कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अस्तित्ववादी दुख, पीड़ा, वेदना को जीवन की एक उपलब्धि मानते हैं। उनकी मान्यता है कि वेदना जितनी गहरी होगी अपने अस्तित्व का बोध उतना ही गहरा होगा। बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति को जितनी अधिक पीड़ा, वेदना, दुख को सहन करना पड़ेगा उसका अस्तित्व भी उतना ही अधिक निखर कर
आएगा, यानी उतना ही अधिक निखरेगा, वो उतना ही मेहनती बनेगा। इस वाद के अनुयायी विचार और पदार्थ की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। देखिए होता है, एक होता है विचार, एक होता है पदार्थ, लेकिन यहाँ जो अस्तित्ववादी हैं वो विचार और पदार्थ की अपेक्षा अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। उनके लिए व्यक्ति का जो अस्तित्व है वही सर्वोपरि है। विचार या सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन के ही परिणाम है। कहता है विचार है या सिद्धांत है, व्यक्ति अपने चिंतन से उसे करता है, और लेकिन कहता है कि व्यक्ति अस्तित्व ही प्रमुख है, जबकि विचार या सिद्धांत जो है गौण है। व्यक्तिगत मूल्यों एवं प्रयासों को महत्व दिया जाना चाहिए। कहता है जो भी व्यक्तिगत यानी व्यक्ति स्वयं अपने लिए जो प्रयास कर रहा है, और कहता है कोई भी अपने व्यक्तिगत मूल्य बना रहा है, तो कहता है उसका महत्व होना चाहिए। अस्तित्ववादी मनुष्य की स्वतंत्रता एवं मुक्ति पर भी बल देता है। जैसे कि हमने स्वच्छंदतावाद में देखा कि अस्तित्ववादी जो कवि है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और मुक्ति पर बल देता है कि उस पर किसी प्रकार की बंदिश या फिर उसे बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाना चाहिए, चाहे वह धर्म के नाम पर, चाहे वह संस्कृति के नाम पर, या फिर हम यूँ कहें किसी भी रूढ़ि नियम या परंपरा में उसे किसी भी जकड़न में नहीं बांधना चाहिए। अस्तित्ववाद मनोविश्लेषणात्मक विधियों को अपनाने में विश्वास करता है, और कहता है अस्तित्ववाद जो है, जो मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं उनको भी अपनाने में, जो कि मार्क्सवाद का था मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, ठीक है, हमने आपको ये पढ़ाया है, तो उसमें जो विधियां बताई गई हैं, कहता है ये उनको भी अपनाने में विश्वास करता है। अस्तित्ववाद मुख्य रूप से इस प्रश्न में रुचि रखता है कि मनुष्य क्या है, ठीक है, किस में रुचि रखता है अस्तित्ववाद, कि मनुष्य क्या है। प्रोफेसर ब्लैक होम ने इसे सत्तावाद का दर्शन माना है। सत्ता का विचार करने तथा तर्क करने के प्रयास को न मानने का दर्शन है। ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अस्तित्ववाद के विषय में अपनी परिभाषाएं दी हैं। कई बार नेट में इस प्रकार की परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। डेकार्ट का कथन क्या है, मैं सोचता हूँ अंततः मैं हूँ, ठीक है, मान लीजिए यही कथन आ जाए कि मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, तो ये शब्द किसके हैं, ये परिभाषा किसकी है, ये कथन किसका है, डेकार्ट का। और नीत्शे के अनुसार ईश्वर की मृत्यु हो चुकी और उसे मैंने ही मारा है। नीत्शे क्या कहते हैं कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है और उसे मैंने ही मारा है। नीत्शे ने अपने 3 सिद्धांतों पर विचार किया है, वास्तविक, नीति विषय और सापेक्षवाद, ठीक है। ये नीत्शे के विषय में क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि नीत्शे कि ईश्वर के विषय में क्या कहा है, कि ईश्वर ने नीत्शे के विषय में कहा कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है और उसको मैंने ही मारा है, ठीक है। और नीत्शे ने 3 सिद्धांत भी दिए, वास्तविकता का सिद्धांत, नीति का सिद्धांत और सापेक्षवाद। अस्तित्ववाद की आधारभूत अवधारणाएं क्या है, एक तरह से हम उसकी परिभाषाएं कह सकते हैं उसको, ठीक है। अस्तित्ववाद की आधारभूत अवधारणाएं कि व्यक्ति की भावना, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो प्रमुख होती हैं, अतः व्यक्ति की भावनाओं को हमें महत्व देना चाहिए। क्षणवादी जीवन दर्शन, और वो कहते हैं क्षणवादी जीवन दर्शन पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि सब कुछ जो है वो नश्वर है, ठीक है। एक तरह से हम क्षणभंगुरता की बात करते हैं यहाँ पे कि क्षणभंगुर है प्रत्येक वस्तु जो है वो, ठीक है, स्थायित्व नहीं है। नास्तिकता, यानी यहाँ उन्होंने क्या है कि नास्तिकता और आस्तिक दो उसमें वो विचार आते हैं, तो यहाँ जो अस्तित्ववादी हैं उन्होंने नास्तिकता पर बल दिया है कि ईश्वर को न मानने वाले, ठीक है। विज्ञान विरोध, ये लोग जो हैं ये विज्ञान का भी विरोध करते हैं। पूर्ण स्वच्छंदता, और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पर बल देते हैं कि मनुष्य जो है उस पर किसी भी रूढ़ि नियम या परंपरा का बंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि वह स्वच्छंद रूप से अपना जीवन व्यतीत करे, कोई भी कार्य करे तो वह स्वच्छंद रूप से करे, उसके ऊपर कोई भी बंदिश न हो। उन्मुक्त भोग पर यह बल देते हैं, ठीक है। दुखवाद एवं पीड़ा पर इन्होंने अपना मंतव्य दिया, और मृत्यु का वर्ण, ये जो है इसकी अवधारणाएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। अब एक बार हम इसकी आलोचना देखेंगे कि अस्तित्ववाद की विद्वानों के द्वारा क्या आलोचना की गई। अस्तित्ववाद दर्शन के कारण न केवल हमारे मूल्य घट रहे हैं, बल्कि प्राचीन मूल्यों के प्रति संदेह और अनास्था उत्पन्न हो रही है। जैसे कि उन्होंने कहा ना, प्राचीन रूढ़ियों परंपराओं को हमें नहीं मानना चाहिए। तो कहता है अस्तित्ववाद दर्शन
के कारण जो है वो हमारे मानवीय मूल्य घट रहे हैं, जीवन मूल्य घट रहे हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे देखिए जो इनकी अवधारणा थी, इन्होंने उन्मुक्त भोग पर भी बल दे दिया, ठीक है, पूर्ण स्वच्छंदता भी कह दी। तो उन्मुक्त भोग की यदि हम बात करें और व्यक्ति उसमें पूर्ण स्वच्छंद है तो वह कोई भी गलत काम कर सकता है। इस प्रकार से क्या है कि जो हमारे मूल्य हैं उनका विघटन होगा और बल्कि प्राचीन मूल्यों के प्रति संदेह एवं अनास्था उत्पन्न हो गई है। और कहता है कि ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं, ठीक है, एक तरह से जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं उनका भी उनके प्रति जो है संदेह और एक अनास्था की भावना उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर। इसी संबंध में कामू का कहना है कि देखिए कामू ने जो अपना मंतव्य रखा है इसको हम विचारात्मक स्तर पर तो बहुत सही कह सकते हैं, ठीक है। कई बार हम कह देते हैं ना कि भाई आप ये उपदेश क्यों दे रहे हो, जब आप स्वयं धूम्रपान कर रहे हो तो दूसरों को आपको उपदेश देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। कई बार हम कह देते हैं ना कि आप स्वयं आपके अंदर ये कमियां हैं तो आप दूसरों को ये कमियों को दूर करने के लिए कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो विचारात्मक यानी विचारात्मक स्तर पर देखें तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार का एक जो सिद्धांत इसी संबंध में कामू ने भी अपना एक मंतव्य रखा और उन्होंने क्या कहा कि न्यायाधीश किसी अपराधी को तब तक दंडित नहीं कर सकता जब तक कि यह फैसला न हो जाए कि वह न्यायाधीश जो है पूर्णतः निरपराधी है, कि उसने अपने पूरे जीवन में अब तक कोई अपराध नहीं किया है। कहता है तब तक उसे कोई हक नहीं बनता कि वह दूसरे के न्याय का कोई फैसला करे, ठीक है। विचारात्मक स्तर पर तो मैंने बताया आपको कि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, फिर भी मूल्यों का मानव जीवन में विशेष महत्व इन्होंने बता दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अस्तित्ववाद जो है व्यक्ति को महत्व देता है, व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व देता है, वह पदार्थ और विचार को महत्व नहीं देता, उसे गौण मानता है। और कहता है विचारकों ने अस्तित्ववाद को एकांगी, एक पक्षीय एवं अधकचरा बताया है। विद्वान विचारक क्या मानते हैं कि ये एकांकी पक्ष है, ठीक है, एकांगी है, ये एक पक्ष है इसका, और ये अधकचरा बताया कि यह पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं है। हिंदी के प्रयोगवादी एवं नई कविता अस्तित्ववाद से प्रभावित है। यदि हम बात करें हिंदी साहित्य की तो हिंदी साहित्य में जब हम प्रयोगवाद को पढ़ते हैं जिसमें नए प्रयोग किए गए, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के अस्तित्व की बात की गई, नई कविता को जब हम पढ़ते हैं जिसमें नए शिल्प, नए विधान, ठीक है, नए छंदों का प्रयोग किया गया, तो इसमें जो है हमें अस्तित्ववाद प्रभावित मिलता है कि अस्तित्ववाद की झलक इसमें बहुत कुछ हमें दिखाई देती है। यदि आप प्रयोगवाद और नई कविता को पढ़ लेते हैं तो आपको अस्तित्ववाद की जो अवधारणाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। और जो अस्तित्ववादी कवि रहे हैं एक तरह से हम ये कह सकते हैं जिनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है वो हैं अज्ञेय, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध आदि के काव्य में उपलब्ध निराशा, कुंठा, उन्मुक्त भोग, पीड़ा, अनास्था एवं नास्तिकता इसी अस्तित्ववाद जीवन दर्शन की देन है। क्योंकि जो भी हमने कवियों के नाम बताए इनके काव्य में इस प्रकार की अवधारणा हमें देखने या प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। अस्तित्ववाद आधुनिक साहित्य में अपना विशेष महत्व रखता है। देखिए निश्चित रूप से प्रयोगवाद और नई कविता में जब हम अस्तित्ववाद देख रहे हैं कि उसका पूर्णतः प्रभाव उस पर हमें दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। इसकी उपयोगिता महत्वाकांक्षाओं को पाने में है। यहाँ तक कि आधुनिक हिंदी साहित्य अस्तित्ववाद से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। कि बात करें हम आधुनिक हिंदी साहित्य की तो आधुनिक हिंदी साहित्य अस्तित्ववाद से बहुत अधिक प्रभावित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो ये हमारा वीडियो था अस्तित्ववाद, अस्तित्व जैसा कि आपको नाम से विदित होता है मानव के अस्तित्व की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। विचार मनुष्य को आ रहे हैं या वो सब गुण मान लिए गए इन्होंने और केवल अस्तित्व को ही प्रधान बताया। तो हमने इसमें देखा कि अस्तित्ववाद क्या है, उसका अर्थ क्या है, अस्तित्ववाद की परिभाषाएं क्या दी कवियों के द्वारा, अस्तित्ववाद की अवधारणा क्या है और अस्तित्ववाद की सीमाएं और उसका मूल्यांकन क्या है। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं समझती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली एक रोमांचक वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।